जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज था फ्रेंड्स, जो हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो आप लोग को होमवर्क सीरीज जो करते थे फ्रेंड्स, जो आपको लगभग आपको 2 सप्ताह से होमवर्क सीरीज चल रहा है। मतलब कि लगभग 10 दिनों से आपका होमवर्क सीरीज चल रहा है। डेली आपको 75 क्वेश्चन प्लस, ऐसे 75 क्वेश्चन नहीं रहता है, ये लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया था एक दिन में। तो प्लीज़ उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उससे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए ये होमवर्क सीरीज एमसीक्यू टेस्ट है। मतलब कि जो मंडे टू फ्राइडे में जो आपका होमवर्क जो होता है उसका फ्रेंड्स ये टेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके पूरे अच्छे से डिस्कशन के साथ, जैसे हम लोग जो आपका टेस्ट पढ़ते थे, होमवर्क जो पढ़ते थे, उसी प्रकार से इसको हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो प्लीज़ आप इसे भी आप एक बार इसको पीडीएफ निकाल के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब प्लीज़ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको डे 6 से लेकर डे 9 तक कल मैं आपको जो मास्टर वीडियो है वो होमवर्क का अपलोड किया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाके एक बार देखिएगा, या इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उसका लिंक, उससे आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर पीसेस मेकर पे अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी? तो किस नवाब ने, याद रखिए नवाब का नाम पूछा जा रहा है तो अलीवर्दी खां। तो याद रखिएगा अलीवर्दी खां जो है वह अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में हुई थी। याद रखिएगा कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वह सिराजुद्दौला के समय हुई थी 20 जून 1756 को, बिल्कुल सही है। और ब्लैक होल की घटना के बाद ही 23 जून 1757, याद रखिएगा कि 23 जून 1757 में क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। ये बिल्कुल आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों आपका सही है। अब देखिए अगला है कि बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम कौन सा है। देखिए बंगाल के नवाब पूछा जा रहा था। देखिए सबसे पहले अगर बंगाल के नवाब थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा कि शुजाउद्दीन थे। उसके बाद थे आपके सरफराज खां, अगर उसके बाद थे आपके अलीवर्दी खां, और लास्ट में कौन थे? मीर कासिम। तो 3 1 2 4 हो जाएंगे, क्रम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो याद रखिएगा कि किसने किया था, तो इनका नाम है हैदर अली। तो हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अगला है 5 नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? देखिए इनका नाम है, इनके गुरु का नाम है, पहला नाम है आपका गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो याद रखिए ये 2 गुरु थे, इनका तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अगर हम बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की, तो याद रखिएगा ये सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे। और याद रखिएगा इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर, याद रखिए, लिख लीजिएगा कि इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि गुरु तेग बहादुर। अगर हम बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर ये 9वें सिख गुरु है। सिख के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या ना औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब, याद रखिएगा औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और देखिएगा, यहाँ से आपको है कि ये गुरु अंगद देव दिख रहे होंगे फिर। तो गुरु अंगद देव ना लंगर प्रथा को ना अस्थाई बनाया था। लंगर प्रथा जो था वो अस्थाई बनाए थे। और सबसे अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, उनका नाम है, 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह क्या थे? इनके 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी बंदा बहादुर। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बंदा बहादुर थे। बंदा बहादुर थे को बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह के जो उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? बंदा बहादुर को बनाया गया था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी फर्रुखसियर, याद रखिएगा फर्रुखसियर, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा था। फर्रुखसियर क्या कहता है? लंपट मूर्ख कहा था। फर्रुखसियर के द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी गई थी। तो ये ध्यान रखिए, इतना पॉइंट आपको यहाँ से बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया गया? देखिए किसने? तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए बाजीराव प्रथम हो जाएगा फ्रेंड्स। बाजीराव क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम के द्वारा मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरकार मतलब कि सरदारों को दे दिया गया था। याद रखिएगा अगर हम चौथ की बात करें तो चौथ 1/4 भाग था कर का 1/4 भाग, और सरदेशमुखी जो था वह 1/10 भाग दिया था। 1/10 भाग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे
महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो कौन सा युद्ध है? तो देखिए बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा डेट 22 अक्टूबर, डेट आता है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, और 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और वांडीबास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में वांडीबास का युद्ध हुआ था। 8 नंबर है क्या कि उत्तमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने किया? देखिए केप ऑफ गुड होप की जो खोज की थी ना, वो बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? तो किसने एकाधिकार दिया था? तो रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था रानी एलिजाबेथ के द्वारा। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फ्रांसिस डे, देखिए मद्रास का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस डे। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चर्नॉक, और बम्बई का संस्थापक था गेराल्ड अग्नियार। याद रखिए गेराल्ड अग्नियार जो थे बम्बई का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि हुई थी? ये ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। पेरिस की संधि हुआ था 1763 में। अगला है आपका कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता? और निर्णायक युद्ध था, ये इसमें निर्णायक नहीं हुआ था। अब प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें किसकी संधि हुई थी? तो देखिए प्रथम मैसूर में क्या होता कि ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर संधि में क्या होता कि ब्रिटिश की हार हुई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रथम मैसूर युद्ध में जो हुआ था ना, प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रथम मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो 1767, याद रखिए 1767 से लेकर 69 के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, और हैदर अली और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। हैदर अली जीत जाता है, अंग्रेज हार जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर की कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? देखिए कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ना, ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था कर्नाटक का युद्ध, ध्यान रखिए। और देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। अगर मैं आपको पीडीएफ भेज दे रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ आप वीडियो देख के उसमें आंसर आपको उसमें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए इसका आंसर नहीं प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये पहले तो हुआ कब था? तो 1761 में हुआ था, 1761 में, याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध में क्या हुआ था ना कि मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। मराठा की तरफ से बालाजी बाजीराव है, उसमें सदाशिव भाव और विश्वास भाव, याद रखिएगा सदाशिव भाव और विश्वास भाव ने लड़ा था। अगर बात करते अफगान के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने क्या हुआ था कि इसके बीच में लड़ा था, अफगान जीत जाता है और मराठा हार जाता है पानीपत के तृतीय युद्ध में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो बिल्कुल गलत है। देखिए टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ना, चतुर्थ, याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। अगला है आपका कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, बिल्कुल सही है कि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला को पराजय करने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर क्या हुआ था कि षड्यंत्र रचा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका केवल सही है। 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली पराजित हुआ था। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मतलब कि जीत गया था, हारा नहीं था, अंग्रेज को हरा दिया था, जीत गया था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया था, तो हैदर अली ने अंग्रेज को, नहीं अंग्रेज ने हैदर अली को किया था, ये भी आपका गलत है। अगला आपका देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर कि तृतीय आंग्ल, यहाँ पे अगला फ्रेंड्स है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कि इसमें टीपू सुल्तान जीत गया था, नहीं बल्कि टीपू सुल्तान हार गया था, ये भी गलत है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ था और वह युद्ध के मध्य में दिवंगत यानी कि वह मर गए थे, तो ये आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, वो मर गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल यही आपका सही है। अगला देखिए कि मिलान सही है। देखिए ये नीति है और गवर्नर जनरल, कौन सा नीति किस गवर्नर जनरल के समय में आया था वो देखना है। सबसे पहले द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव, बिल्कुल सही है। सैक्स संधि की नीति ब्लेजली के समय आया था, ये भी सही है। व्यापक सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए
अगर हम बात करते हैं क्या कि 1903 में कर्जन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है कि 1903 में कर्जन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। एक बर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे का नाम रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है फ्रेंड। देखिए, एक वर्ष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ना 1924, ये डेट याद रखिएगा, 1924 में क्या हुआ था कि रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया, तो मतलब केवल एक आपका सही है। कौन सा सही है? तो केवल एक। और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति। देखिए, अगर हम बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त की, तो अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर ने लाया था, बिल्कुल सही है। रतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड्स, थॉमस मुंड्रो और एलिथिस्टन से संबंधित, बिल्कुल सही है। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर कहने से पहले देखिए, ये संडे तो आज मैं आपको इसका टेस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ होमवर्क का, और आपको देखिएगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन आपका जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है ये आपका क्लोज है फ्रेंड्स। 3 दिन ये क्लोज है, तो ये 3 दिन आपको होमवर्क नहीं आएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इससे पहले मैंने जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया हूँ होमवर्क सीरीज का, तो प्लीज़ आप उसे कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस जो होता है ना रिवीजन का होता है। आप जितना रिवीजन कीजिएगा ना आपको उतना याद होगा। तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। प्लीज़ आप फ्रेंड्स, आप वीडियो को जरूर रिवीजन कीजिएगा। अगर आप कहीं लिखे होंगे तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जल्दी रिवीजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। आप 3 दिन को जो छुट्टी है, हॉलीडे है, इसमें आप रिवीजन कीजिएगा, और आपके 100 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा। ऐसे ही कोई अगर और भी 100 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको अपलोड करते रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी कि इकोनॉमिक्स ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, यह जो पुस्तक लिखी थी ना वह दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। याद रखिए, दादा भाई नौरोजी ने, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर के, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, ये भी सही है। और क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा, कर्नाटक नहीं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो है आपका क्षेत्रफल में जो है ना, और बात करते हैं क्या कि जो यूपी जो है, यूपी याद है, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या यूपी में है, उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान रखिए महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो बिहार आता है पॉपुलेशन के मामले में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? देखिए, 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करते हैं ना, तो 9 डिग्री चैनल जो है ना, याद रखिएगा कि लक्षद्वीप की राजधानी करावती, याद रखिए कवारती, सॉरी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है 9 डिग्री चैनल। तो अगर यहाँ पे अगर लक्षद्वीप है फिर भी सही है, और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है वो भी सही है। तो कवारती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है कौन? तो याद रखिएगा कि 9 डिग्री चैनल, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती। याद रखिए, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग कौन करते हैं? 9 डिग्री चैनल। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग कौन करते हैं? तो 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करती है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल क्या होता है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर है क्या कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए, पुडुचेरी का जो क्षेत्र विभाजित पाया जाता है ना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अब देखिए, पुडुचेरी की अगर बात करते हैं ना, ये पुडुचेरी जो था ना वो फ्रांस का, ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी ये फ्रांस का उपनिवेश था, ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी किसका उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था। और याद रखिएगा, पुडुचेरी को ना भारत में 1954 में, याद रखिएगा, पुडुचेरी को भारत में 1954 में फ्रांस के द्वारा इसको मिला लिया गया था। याद रखिएगा, पुडुचेरी को भारत में फ्रांस के द्वारा इसे क्या किया था? मिलाया गया था। कब? तो 1954 में, 1954 में, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के बारे में सही है? देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है तो बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत जो है ना विश्व का ना 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां, पहला गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए थे, ये आपका सही है। देखिए, स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4 जो है जो प्रतिशत भाग अधिकृत किए हुए हैं, और जनसंख्या का 17.5%, जनसंख्या का 17.5% जो भाग है वह अधिकृत किए हुए भारत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला पॉइंट है क्या कि समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, बिल्कुल गलत। देखिए, समूचा भारत नहीं, अगर भारत की बात करें ना तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत, ये तीसरा गलत हो गया। चौथा है आपका कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। देखिए, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखिए अब 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्य याद रखिएगा कि 82.5 पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, मौका, MOUCA, मौका। एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़ और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के सीमा पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो कौन कौन राज्य है, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो है पंजाब के साथ सीमा बनाता है। और याद रखिएगा पाकिस्तान भारत के साथ जो बाउंड्री जो अपना साझा करता है कितना, तो याद रखिएगा 3523 किलोमीटर। देखिए 3523 किलोमीटर क्या होता है कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ बाउंड्री साझा करता है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन है जिसको हम लोग रेड क्लिप लाइन कहते हैं, रेड क्लिप लाइन। तो क्वेश्चन आता है कि रेड क्लिप लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में स्थित है। और रेड क्लिप लाइन का जो निर्धारण कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था। रेड क्लिप लाइन का निर्धारण 1947 में किया गया था। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए पहला है क्या कि भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, बिल्कुल आपका सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खाद और एक होता है बांगड़, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड, ये आपका गलत है। और मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है, तो ये भी आपका सही है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि अगर भारत का अगर बात करें पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है, तो अरावली श्रृंखला, अरावली पर्वत जो है ना, अरावली पहाड़ी जो अरावली पर्वत है वो सबसे भारत का पुराना पर्वत है सबसे। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर पठार की बात करें तो दक्कन का पठार, ध्यान रखिएगा पठार में आपका याद रखिएगा कि दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। पहाड़ी में पूछे तो अरावली पहाड़ी और पठार में पूछे तो दक्कन पठार, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है, तो वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से घिरा हो। न 3 तरफ होगा जल और एक तरफ होगा स्थल, वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि 3 तरफ, इसका उल्टा कर दे, 3 तरफ स्थल हो, ध्यान रखिएगा 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो। 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो तो उसे खाड़ी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो खाड़ी कहते हैं, खाड़ी। लेकिन 3 तरफ जल हो से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो तो उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है क्या कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले जो भौमिकीय समूह है उसे हम लोग गोंडवाना समूह कहते हैं, गोंडवाना। और देखिए फ्रेंड्स आप जो होमवर्क सीरीज जो मंडे टू फ्राइडे करते होंगे उससे फ्रेंड्स आप लोग के दरोगा का PT एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार SSC या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो बहुत काम करेगा। तो प्लीज़ आप एक बार होमवर्क सीरीज से जुड़िए, वो होमवर्क सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदा काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके फाइनल एग्जाम में जो आपको बिहार दरोगा का जो आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो फॉर्म उसका आने वाला है उसका। तो देखिए तो गोंडवाना जो हो गया ये कोयला कि कोयला उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। अगर एक ट्रिक याद रखिएगा, आध कभी, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, आध कभी, याद करने का ट्रिक, आध कभी। अब देखिए आध कभी का ट्रिक क्या है, तो अ से हो जाएगा आपका आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन। अ से क्या हो जाएगा कि आर्कियन क्रम का चट्टान। ध से हो जाएगा धारवाड़ क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान। क से बात करें तो याद रखिए कुडप्पा क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान। अब बी से याद रखिएगा विंध्यन क्रम का चट्टान, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन एक आता है कि सबसे पुराना चट्टान कौन है, तो वही आर्कियन क्रम का जो चट्टान है सबसे पुराना चट्टान होता है। ध से देखिए धारवाड़, तो धारवाड़ जो क्रम का चट्टान है ना, यहाँ पे सर्वाधिक कि सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है धारवाड़ चट्टान से। सबसे ज़्यादा खनिज किससे, तो धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं क्या, एक और याद रखिएगा कि विंध्यन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे विंध्यन लिखा हुआ है, तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है इसमें चूना पत्थर प्राप्त, इससे सबसे ज़्यादा होता है चूना पत्थर। और याद रखिएगा कि गोंडवाना की तो इससे कोयला प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट बता दिए। तो आध कभी ट्रिक है और याद रखिए आध कभी। तो आर्कियन क्रम के चट्टान, धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना क्रम के चट्टान होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित। देखिए थार मरुस्थल भारत में है लेकिन कहाँ पे स्थित है, तो ये अरावली के पश्चिम में स्थित है, अरावली के पश्चिम में ये आपका जो है वो थार मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यही आपका गलत है, 1 नंबर ही गलत है। सिपकिला दर्रा सतलुज गार्ज
से गुजरता है, ये आपका सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, ये भी सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन ए में है अघिल दर्रा। देखिए अघिल दर्रा की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि अघिल दर्रा ना लद्दाख को चीन से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अघिल दर्रा किससे जोड़ता है, तो लद्दाख को चीन से। चीन का एक शहर है जिसका नाम लिख लीजिएगा, जिंगसियांग। जिंगसियांग चीन का जो एक शहर है जिंगसियांग, मतलब कि लद्दाख को जिंगसियांग से जोड़ता है कौन सा, तो अघिल दर्रा। अघिल दर्रा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो लद्दाख को तिब्बत से चांगला या काराकोरम दर्रा जोड़ता है। चांगला, याद रखिएगा, चांगला दर्रा या काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। देखिए सही मिलान की बात करें ना, तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में बिल्कुल सही है। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में सही है। कालांग नदी असम में आपका सही है। देखिए अबोर हिल्स जो है ना, ये मणिपुर में नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं अबोर, डफला और मिरी, अबोर मिरी हो गया, डफला, ये जो आपके हिल्स है, पहाड़ी है, वो आपके पूर्वोत्तर पहाड़ी, मतलब पूर्वोत्तर पहाड़ी में स्थित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अबोर हिल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिरी, डफला, ये जो पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मणिपुर नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की ऊंचाई स्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, नहीं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पहला गलत हो गया। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और पश्चिमी घाट सतत है और उन्हें केवल दर्रा के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला 31 नंबर की, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कि बैरन ज्वालामुखी जो है, बैरन ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी को हम लोग मृत ज्वालामुखी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा केंद्रों में जो द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी ना, वो याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 1919 की, भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन जो मतलब हुआ था ना, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र शासन में कब लाया गया, तो 1935 में। मतलब पहले प्रांत में था 1919 में, तो प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनेगा आपको 1919 से कि जो आपका CAG कैग का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक 1909 का पद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909 में ये कहा गया कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार जो हुआ था ना, मतलब कि भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो पहली बार हुआ था वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही हुआ था। मतलब कि भारत में सांप्रदायिक याद रखिए, भारत में सांप्रदायिक जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन जो हुआ था पहली बार, वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की, माउंट बेटन योजना आधार बनी। देखिए माउंट बेटन योजना जो आधार बनी है देश के विभाजन, मतलब देश का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि माउंट बेटन प्लान की, तो माउंट बेटन जो है ना, ये जो आया था माउंटेन के द्वारा आया था, याद रखिए माउंट बेटन प्लान किसके द्वारा आया था, माउंटेन के ही द्वारा आया था, माउंटेन के द्वारा आया था। और कब आया था, 3 जून, ये डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 में आया था, 3 जून, इसीलिए इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को आया था माउंट बेटन प्लान, इसलिए इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि माउंट बेटन जो प्लान है को मतलब कि ना बाल्कन प्लान के आधार पर लाया गया था। क्वेश्चन आता है कि माउंट बेटन प्लान को किस आधार पर लाया गया था, तो बाल्कन, याद रखिएगा कि बाल्कन प्लान के आधार पर माउंट बेटन प्लान को लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
34 नंबर की पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश कब किया था? तो 9 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ये जब संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना को पेश किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना प्रस्तावना को, तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये डेट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो स्वराज दल ने 1895 में, याद रखिएगा, स्वराज दल ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज दल ने 1895 में, और ये लाया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको लाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन में आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 का हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहाँ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था, क्वेश्चन आया था लद्दाख में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो लद्दाख में, याद रखिए, लद्दाख में हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, याद रखिएगा। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 डेट याद रखिए, 1938। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किए थे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत मतलब कि संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग कब किया गया था? तो 1895 में। संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग 1895 में की गई थी। और संविधान के लिए, सुनिए, संविधान बनाने के लिए पहली बार औपचारिक मांग कब की गई थी? 1934 में। ये डेट दोनों याद रखिएगा कि संविधान को बनाने के लिए पहली बार अनौपचारिक बोल रहे हैं, अनौपचारिक मांग जो किया गया था वो किया गया था 1895 में, ध्यान रखिएगा। और संविधान बनाने के लिए औपचारिक मांग जो किया गया, औपचारिक जो मांग किया गया था वो 1934 में किया गया था। किसके द्वारा? तो M.N. रॉय के द्वारा किया गया था, मतलब कि औपचारिक मांग संविधान बनाने के लिए पहली बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए था। 36 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो किस भाग में यह घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, यह जो है आपका प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह घोषित किया गया था, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, यानी कि डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है। भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि इसको जो लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने ये राज्य के नीति सिद्धांत किससे लिया है? तो याद रखिए स्पेन से। आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेन से। और भारत ने आयरलैंड से इसको लिया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर की भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया वो जर्मनी के संविधान से, याद रखिए, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जर्मनी के संविधान से क्या हुआ कि लिया गया। अगर हम बात करते हैं आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल जो लिया गया, आपातकाल वो जर्मनी से ही लिया गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से याद रखिए संविधान में जो संशोधन किया गया है, क्या आता है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आयरलैंड से अभी आपको पता डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने किससे लिया है, तो आयरलैंड ने लिया स्पेन से, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि फ्रांस, यहाँ पे देखिए फ्रांस है, तो देखिए फ्रांस में एकता, समानता और बंधुता का विचार कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। एकता, समानता और बंधुता जो लिया गया फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो कमेंट करके बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला 38 नंबर की भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? देखिए मतलब कि अगर हम बात करते हैं ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो ये जो है आपके वो कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। मतलब कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो कनाडा के प्रेरणा पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कनाडा की, तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे एक है आपका पूर्व सोवियत संघ, यानी कि जिसको यूएसएसआर कहते हैं। यूएसआर मतलब रूस,
रूस। अगर हम बात करते हैं क्या कि संसाधनात्मक प्रणाली, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संसाधनात्मक प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो आपका जो संसाधनात्मक जो प्रणाली जो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। संसाधनात्मक प्रणाली लिया गया ब्रिटेन से, और पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से, ये यहाँ पे रूस से लिया गया क्या, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। ठीक है, अगर अमेरिका से बात करें तो प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वो भी अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताएं फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। मैं सोचता हूँ कि आपका क्वेश्चन ना एक मतलब ये जो 100 क्वेश्चन है, इसको 100 क्वेश्चन मत समझिएगा, ये 100 क्वेश्चन 200 प्लस क्वेश्चन में कब कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 39 नंबर के 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट को। देखिए 1947 में जब विभाजन हुआ था ना, तो उस समय जो संविधान सभा के लगभग सदस्य थे 299। अब जब संविधान सभा जब बना था उस समय जो सदस्यों की संख्या थी 389 थी। उसमें 15 जो महिला थी, 15 महिला थी, ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम बैठक के समय सदस्यों की संख्या कितनी हुई थी, 284 हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर के सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग जो है भारत में पहली बार जो आरंभ किया गया था 1909 ईस्वी में किया था, 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा। और मुसलमानों का निर्वाचन आधार ना 1909 के अधिनियम से दिया गया था। 1909 मुसलमानों में जो निर्वाचन का आधार दिया गया था 1909 के अधिनियम के दिया गया था। लेकिन मुसलमानों का निर्वाचन की मांग जो किया गया था 1908 में, याद रखिएगा 1908 में इसकी मांग की गई थी। और कहाँ पे, तो अमृतसर में, यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मुसलमानों को निर्वाचन का मांग किया गया था 1908 में अमृतसर में, और 1909 में मुसलमानों को निर्वाचन आधार अधिनियम दिया गया था 1909 में। अगला 41 नंबर की भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। और याद रखिए पहली बार जो ये मांग जो मतलब डोमिनियन स्टेट्स का क्वेश्चन आता है कि डोमिनियन स्टेट्स पर पहली बार मांग जो किसने किया था, तो नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। और याद रखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। और याद रखिए अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया गया था। एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो हुआ था, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो कौन सी भाषा है, तो याद रखिए ये तमिल जो भाषा है वह भारत सरकार के द्वारा इसे पहली भारतीय शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। देखिए भारत सरकार के अनुसार 11 जो है आपके 11 शास्त्रीय भाषा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2022 में शास्त्रीय भाषा की संख्या 9 भाषा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए 9। तो याद रखिएगा कि 11 इसमें तमिल क्या है, तो सबसे प्राचीन या कि सबसे पहली भाषा कौन है, तो शास्त्रीय भाषा तमिल ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि भारत के अनुसार फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया था। फारसी भाषा को भारत के अनुसार फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया था। तो किस नृत्य को, तो कथकली जो है वो केरल का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक जो है आपके उत्तर भारत का है, याद रखिए, सत्रिया जो है असम का है, और छऊ जो है उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। देखिए यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में संपत्ति पे मतलब करना है। देखिए वर्ष 2023 में शामिल किया गया था उसका नाम, तो पहला है आपका शांति निकेतन, और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, तो इसको 2023 में किया गया था। अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है क्या कि सबसे नवीनतम जो आपका यूनेस्को में शामिल होने वाला कौन है, तो मोइद्दम जो है, जो असम में, मोइद्दम कहाँ है, असम में, जो सबसे नवीनतम जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, सबसे नवीनतम मोइद्दम है असम में। अगर हम बात करते हैं शांति निकेतन की, तो ये कैवा नंबर क्या, तो 41वां यूनेस्को में शामिल किया गया था शांति निकेतन को। अगर होयसल के पवित्र मंदिर समूह की बात करें तो इनका जो क्रम है ये जो है 42वां जो है वो होयसल के पवित्र मंदिर को शामिल किया गया था, 42वां। अगर हम बात करते हैं आपका कि 39वां, तो 39वां कौन है, तो रमप्पा, याद रखिएगा कि रमप्पा जो मंदिर है, जो आपको 39वां जो यूनेस्को में शामिल किया गया था,
ठीक है। और 40वां जो है आपका 40वां था धौलावीरा। 40वां कौन है फ्रेंड्स? तो 40वां याद रखिएगा धौलावीरा। 40वां कौन? धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 2 आपका क्या हो जाएगा कि केवल 2 इसमें है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। देखिए विश्व धरोहर स्थल की पहचान करना है तो देखिए खजुराहो मंदिर का समूह, ये आपका क्या है कि विश्व धरोहर स्थल में सही है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात में है, चार बाग रेलवे स्टेशन यूपी में है, ठीक है। और सालारगंज संग्रहालय आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, जो ऑप्शन है सालारगंज संग्रहालय है। अगला आपका 46 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो याद रखिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये है। अगर हम बात करते हैं कि सुने नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कर्नाटक में ये आपका है। उसका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु ये भी है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके ये केरल में है, केरल, ये नाम याद रखिएगा, केरल ये भी है। लेकिन पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, याद रखिए पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कृष्णा बेसिन में है। कृष्णा बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा बेसिन में है और ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं है। तो कौन इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो सही हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किस में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन सा टाइगर है ऐसा? तो याद रखिएगा इसका नाम है नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा कि नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो याद रखिएगा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड यूके उत्तराखंड में है। रणथंबोर आपके राजस्थान में है, राजस्थान में है। सुंदरबन जो है आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर की, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में महत्व रखता है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, वो आपका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने का महत्व रखता है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक क्वेश्चन आता है कि T/2 क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स कि T/2 का अवार्ड किसे दिया गया था? तो यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 का अवार्ड दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का पहली T/2 अवार्ड किसे दिया गया था? तो भारत की पहली T/2 अवार्ड जो दिया गया था वो पीलीभीत, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आपके उत्तर प्रदेश में है उसको भारत की पहला T/2 अवार्ड दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समावेश था? तो देखिए नवीनतम समावेश कौन था? तो याद रखिएगा ये गरबा नृत्य जो आपके गुजरात में ये आपका नवीनतम क्या था? तो नवीनतम समावेश था, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करते हैं कुंभ मेला की, तो आपको पता है कि कुंभ जो है वो 4 जगह में लगाया जाता है। पहला आपका हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में कुंभ लगाया जाता है। अभी प्रयागराज में लगा हुआ है। 50 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? देखिए शास्त्रीय भाषाओं की एक में से नहीं है, तो देखिए मगही नहीं है, मलयालम है, कन्नड़ है, ओडिया है, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, ओडिया और मलयालम है, ध्यान रखिएगा। हिंदी नहीं है, ध्यान रखिए, शास्त्रीय भाषा हिंदी नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 को लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति के नाम से मंजूरी प्रदान की गई थी, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था, बिल्कुल सही है। और चंद्रयान 1 जहाँ पे जो दुर्घटना स्थल हुआ था उसका नाम आपका क्या है? तो उसका नाम जो है फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जवाहर पॉइंट रखा गया था फर्स्ट वाले का, जवाहर पॉइंट। सेकेंड वाले का नाम है तिरंगा पॉइंट और थर्ड वाले का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। तो नौ इसमें से पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन है? तो न तो 1 और न ही 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है निम्नलिखित जोड़ियों को विचार कर। देखिए ऑपरेशन दोस्त, देखिए सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से प्रभावित, ये आपका नहीं होगा। देखिए ऑपरेशन जो दोस्त है ना फ्रेंड्स वो तुर्की और, ध्यान रखिएगा, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था ना, उसको बचाने के लिए ना भारत ने ऑपरेशन दोस्त को चलाया था। ऑपरेशन दोस्त को भारत ने चलाया था। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, मतलब कि यूक्रेन से भारत को निकालने का काम था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। तो इसमें से कौन सा जोड़ी सही गलत नहीं, मतलब सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है। तो ऊपर में से कौन सही है? तो सही कौन सा है? तो 2 और 3 आपका सही और 1 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर।
देखिए फ्रेंड्स, 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिशन दिव्यशास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो आपका जो है वो सत्य है। तो देखिए, डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया था। तो बिल्कुल आपका सही है, डीआरडीओ ने किया था। मिशन दिव्यशास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया था, ये भी सही है। देखिए याद रखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो पहले जो नाम था उसका व्हीलर द्वीप था। पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था और उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। देखिए डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और 1958 से एक और डेट याद रखिएगा, 1958 इसरो का स्थापना 1958 में ही किया गया था। अब देखिए ये नासा इसरो नहीं, नासा का जो स्थापना किया गया था वो 1958 में ही किया गया था। नासा का स्थापना 1958 में किया गया था, डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में किया गया था। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं इसरो की तो ध्यान रखिएगा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है तो वी नारायण नया बने हैं, वी नारायण इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व का 5वें स्थान पे है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में ना जो भारत का जो स्थान है वो 5वां नहीं बल्कि चौथा स्थान है, चौथा। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल आपका 2 जो है वो सही है और 1 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा कि सितवें बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। अगर हम बात करते हैं चाबहार बंदरगाह की तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत द्वारा निर्मित बंदरगाह है जो ईरान में है। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो चाबहार बंदरगाह कहाँ है, तो ईरान में है। ठीक है, याद रखिए भारत द्वारा इसको निर्मित किया गया था अपने पैसे से। 56 नंबर की हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया। देखिए प्राप्त करना शुरू किया है तो फिलीपींस ने क्या किया कि भारत के साथ ना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है। और याद रखिएगा कि इंडोनेशिया को भी साथ भी करेगा, लेकिन अभी ऑप्शन में फिलीपींस है। याद रखिएगा कि फिलीपींस को देना प्रारंभ कर दिया, इंडोनेशिया का फ्यूचर में देगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो देखिए भारत और रूस के साथ मिलकर इसको बनाया गया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को। और याद रखिएगा इसका नाम ब्रह्मोस इसीलिए रखा गया था क्योंकि भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का याद रखिएगा मॉस्कोवा नदी। याद रखिएगा रूस का क्या है तो मॉस्कोवा नदी रूस का है, तो इसी से मिला के ब्रह्मोस बनाया गया, ब्रह्मोस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा डस्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है। तो डस्लिक किया गया भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला आपका 58 नंबर के हाल ही में भारत ने फिलीपींस के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। देखिए ब्रह्मोस भारत का फ्रांस और देखिए ब्रह्मोस जो भारत ने फ्रांस नहीं बल्कि रूस, याद रखिएगा ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के संयुक्त समझौते पर विकसित किया गया। तो ये आपका गलत हो गया, पहला भारत और फ्रांस नहीं बल्कि रूस होगा। दूसरा है कि यह 3 चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये आपका देखिए ये 3 चरण नहीं बल्कि 2 चरण है, 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भी गलत है। और भारत में इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 750, तो ये आपका गलत है। देखिए भारत में इसकी रेंज जो है ना 350 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सही है, तो कोई भी इसमें सही नहीं, सभी इसमें गलत है, उपयुक्त से कोई नहीं। 59 नंबर है क्या कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो याद रखिएगा इसका नाम है पारादीप पोर्ट। तो याद रखिएगा पारादीप जो पोर्ट है ये उड़ीसा में है। और याद रखिए कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया पारादीप पोर्ट, ये कहाँ पे है तो उड़ीसा में है। अगर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट की तो भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक पोर्ट कौन है तो विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए कोचीन पोर्ट आपके जो है फ्रेंड्स केरल में है। ठीक है ना, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन पोर्ट को, अरब सागर की रानी कोचीन पोर्ट को कहा जाता है। और मुंबई पोर्ट आपके महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर बात करते हैं क्या कि यह भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पे है।
ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बिल्कुल सही है। इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, ये भी सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है तथा इरिट्रिया सूची में नीचे है। तो ये भी आपका क्या है, सही है कि पहले स्थान पे जो है आपका नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन और सबसे नीचे कौन है, तो इरिट्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आपका सही है। अगला 61 नंबर की लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो सबसे पहले ये किस सरकार के द्वारा दिया था, तो एमपी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। पहला बार इसे किसे दिया गया था, पहला अवार्ड दिया गया मोदी जी को। पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया मोदी जी को। दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को, याद रखिएगा, आशा भोसले को दूसरा दिया गया। और तीसरा जो दिया गया फ्रेंड्स वो अमिताभ बच्चन को। तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ना, ये तीसरा है, थर्ड नंबर का है। पहला दिया गया है मोदी जी को, दूसरा दिया गया आशा भोसले को और तीसरा अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आप 62 नंबर की, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए चक्रवात रेमल का जो संबंध है ना, ये पूर्वोत्तर भारत से है। देखिए ये रेमल जो चक्रवात का नाम किसने किया था, नामकरण किसने किया था, ये भारत में आता है, इसका नामकरण ओमान ने किया था, ओमान ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक तूफान का नाम है, ये तूफान जो है ना, टाइफून का नाम यागी है, एक यागी टाइफून है, याद रखिएगा, एक यागी टाइफून है जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। यागी टाइफून के लिए कौन सा ऑपरेशन सद्भावना चलाया था भारत सरकार ने। अगला 63 नंबर की, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकेंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी, तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित। देखिए कहीं कहीं पे 13,000 दिखेगा और आपको नेट पे सर्च कीजिएगा तो 13,500 किलोमीटर दिखेंगे, तो घबराइएगा नहीं, 13,000 किलोमीटर है तो ये आपका सही है, ठीक है। और देखिए इसका निर्माण जो है BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया था, ये भी सही, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर की, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित। देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु में है, क्यों, क्योंकि T/2 का अवार्ड दिया गया, इसलिए खबर में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला 66 नंबर की, भारत और जापान के संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMEX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये GMEX भारत और जापान के बीच में हुआ, GMEX 24 यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है। देखिए यह जो आयोजित किया गया था वह जापान में आयोजित किया था, जापान में, याद रखिएगा, कहाँ पे, तो प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और यह GMEX का 10वां संस्करण नहीं बल्कि ये 8वां संस्करण। और याद रखिएगा जो जापान में ना यूकोशोबा द्वीप है, ध्यान रखिएगा, जापान में कौन है, तो याद रखिएगा यूकोशोबा द्वीप पर आयोजन किया गया था GMEX 24 का आयोजन, भारत और जापान के बीच में किया था, जापान में, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 आपका सही है। अगला 67 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपूलिया इटली में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था अपूलिया और मिलान में, ध्यान रखिए, अपूलिया और मिलान में किया गया था, इटली में, ये आपका सही है। G7 के सदस्य रूप में भारत भी एक देश है। देखिए G7 में भारत देश नहीं है, इसका मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया था, बिल्कुल आपका सही है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, तो 1 और 3 आपका सत्य है, 1 और 3। देखिएगा G7 देश को याद करने का ट्रिक, जो G7 देश में जो कौन कौन देश है याद करने का ट्रिक, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा ट्रिक में कि जीजा जी कई बार फ्रांस और अमेरिका गए, याद रखिएगा, जीजा जी, ध्यान रखिएगा, जीजा जी कई बार फ्रांस और अमेरिका गया। तो देखिए जीजा जी में जा में आता है जापान, ध्यान रखिए, जा में क्या आ गया, जापान, जी में आ गया जर्मनी, जी में क्या आ जाएगा, जर्मनी हो गया। उसके बाद कई, जीजा जी कई बार, तो कई में आ जाता है कनाडा और ई से आता है इटली, क से कनाडा और ई से इटली, कहाँ गए, तो याद रखिएगा। उससे बाढ़ में आ जाएगा आपका, ब से हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका का। तो याद रखिएगा जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है G7 का सदस्य देश है, भारत इसमें सदस्य नहीं है। तो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीजा जी कई बार फ्रांस और अमेरिका गए। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा फनी ट्रिक है लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, कभी आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो क्या ही ये दिक्कत है, ठीक है ना। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 18वीं लोकसभा की, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। और स्वतंत्र भारत की 18वीं लोकसभा में पूर्व सभी अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए थे, ये भी आपका क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका सही है। और आगे देखते हैं कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद
94 का एक नहीं बल्कि 95 का एक, ध्यान रखिएगा 95 एक शक्ति प्राप्त करते हैं। तो बोला जाए कितने सत्य हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो है आपके वो केवल 3 सत्य है और एक आपका गलत है, केवल 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि भारत के 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया गया है। तो इसका जो फैसला किया गया है वो भारत के मंडपम में किया गया, भारत मंडपम में किया गया। अगर बात करते हैं क्या कि यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, ध्यान रखेंगे पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर की 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो देखिए ये आपका जो है ना ये बहुपक्षीय, द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में आयोजित किया गया था। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि ये जो आपका जो है वो अभ्यास जो किया गया था खान क्वेस्ट जो है, इसका जो राजधानी उलानबाटर में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था उसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 72 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो याद रखिएगा इसका नाम है बुलर झील जो आपका जम्मू कश्मीर में है, लोकटक झील आपके मणिपुर में है, चिल्का झील आपके उड़ीसा में है और डल झील जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 73 नंबर की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल सिफारिश करता है, राज्यपाल। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1951 में। किस राज्य में, तो पंजाब में। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में पंजाब में लगा था। लेकिन ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में पहली बार लोकतांत्रिक आधार पर, लोकतांत्रिक ये शब्द याद रखिएगा, लोकतांत्रिक आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगा तो किस राज्य में लगा था। तो याद रखिएगा केरल में लगा था। कब, तो 1956 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा के कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र क्वेश्चन आता है तो यूपी में है, राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र ये आपके राजस्थान में है और कलपक्कम परमाणु केंद्र जो है आपके ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा। अगला 75 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य का विधान परिषद उस विशेष राज्य के विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है। तो नहीं, आधे से बड़ी नहीं बल्कि 1/3 सदस्य या 40 सदस्य की हो सकती है। 1/3 सदस्य या 40 सदस्य की हो सकती है। अगला है क्या कि किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये आपको गलत है, ये नामित नहीं करता है। तो न तो 1 और न ही 2 आपका सही है। 76 नंबर की बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 77 नंबर की निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन की शुरुआत जो होती है ना अमाशय से होती है, अमाशय से शुरुआत होती है। और पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। और एक और याद रखिएगा यहाँ पे वसा है, वसा का जो पाचन भी होता है ये भी छोटी आंत में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख से होता है, लेकिन अंतिम रूप से पाचन इसका भी छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी जिसे डैश भी कहा जाता है, राजगिरी, गिरिब्रज भी कहा जाता है। गिरिब्रज या राजगीर। अंग देखिए, अंग की राजधानी चंपा में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, पाटलिपुत्र तो बिहार के पटना में। ध्यान रखिएगा कि 79 नंबर की लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया, क्योंकि कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, इसलिए मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ये भी इस क्षेत्र में लौह अयस्क की मतलब कि खदानों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा इसमें जो है इसमें नगर निगम को जोड़ा गया था और 73वां में क्या था कि पंचायती राज को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर की पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका 243 का डी में है, 243 के बी में है। पंचायत का गठन होगा 243 के बी में। अगर 243 ए की बात करें तो ग्राम सभा की बात करिए 243 ए में, और 243 सी की बात करें तो पंचायत की संरचना 243 सी में है। 82 नंबर है कि फरवरी 2020 में एक नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था। किस स्थान को किया गया था। तो वदावन, जो महाराष्ट्र में वदावन को किया गया था। अगला 83 नंबर की मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में
हीरा किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है? तो हीरा जो होता है ना वो आपके कुडप्पा चट्टानों से प्राप्त होता है। कुडप्पा, याद रखिए, कुडप्पा चट्टानों से प्राप्त होता है। सर्वाधिक खनिज जो है ना वो धरवार चट्टान से मिलता है, सर्वाधिक खनिज। और आर्कियन चट्टान की बात करें तो सबसे पुराना चट्टान आर्कियन है। गोंडवाना चट्टान की बात करें तो कोयला सर्वाधिक इसी चट्टान में होता है। 84 नंबर है क्या कि भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कोयला भंडार की बात करते हैं तो देखिए भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल आपका सही है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार भुटिमनस और नॉन कुकिंग ग्रेड के हैं, तो ये भी आपका सही है। और याद रखिए एंथ्रासाइड जो कोयला है ना मात्र 2% है, 2%। एंथ्रासाइड कोयला 2%, एंथ्रासाइड 2% कारगिल इलाके में स्थित है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 में कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका है? तो स्तूप जो है फ्रेंड्स वो मृत्यु का है, मृत्यु का। स्तूप किसका है? मृत्यु का। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में। और याद रखिएगा कि धर्माजी का स्तूप जो है वाराणसी में, धर्मराज जी का, याद रखिए धर्मराज जी का जो स्तूप है वो कहाँ पे है? तो वाराणसी में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला 86 नंबर कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ में कौन से सही हैं? देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्या आवश्यक होने पर सभी लोग एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होगा, तो बिल्कुल सही है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य मतलब अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभियान है, तो ये भी आपका सही है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 50 लाख नहीं बल्कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना, ये भी सही है। और पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल है, तो बिल्कुल गलत है, सभी रोग इसमें शामिल है। 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अब क्वेश्चन है क्या कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल आपका सही है। और कोशिका के अभाव से सजीव के शरीर में निर्माण संभव नहीं है, तो ये भी आपका सही है। तो 1 2 आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको ना कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक तो केंद्रक होते हैं, लेकिन अगर केंद्रक ना हो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में रहे तो ये भी आपका सही हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा था, बिल्कुल सही है। और गोल्जी काय को कोशिका अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा था, ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 हो जाएगा। अगला 89 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सही है। सबसे बड़ा अंगक, देखिए सबसे बड़ा अंगक जो है लवक, ये भी आपका सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम सही है। और पैलेट कण जो है आपका स्पिरोमोस, ये आपका गलत है। जो आपके पैलेट कण है ना राइबोसोम है, कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा राइबोसोम जो है वो आपके क्या है? तो पैलेट कण है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्ताव किया था? तो डी हेलिक्स को किसने प्रस्ताव किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने, याद रखिएगा। लेकिन डीएनए की खोज किसने की? था फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए का खोज किया था, लेकिन द्विहेलिक्स किसने प्रारूप दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। अगला है 91 नंबर की लैक्राइमल ग्रंथि का स्रावित करती है। देखिए लैक्राइमल ग्रंथि जो अशु को स्रावित करती है, लैक्राइमल ग्रंथि जो आंख में पाया जाता है, आंख में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि पसीना जो है वो श्वेत ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस अमाशय के भीतरी दीवार को ना म्यूकस कहते हैं, म्यूकस, ठीक है। अगर हम सीबम की बात करें तो नाक में होता है सीबम। लैक्राइमल ग्रंथि आंख में पाया जाता है। 19 नंबर की पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो याद रखिए यकृत प्रभावित होता है। शरीर का सबसे बड़ा जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो यकृत ही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत ही है, ध्यान रखिएगा। 93 नंबर है क्या कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता जो लगाया था ना, वो किसने लगाया था, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने, ठीक है ना। ईटा पर नाचे मोर, ईटा इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का किया रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का किसने किया? तो जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने, ये ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है? देखिए दूध का खट्टन और रासायनिक अभिक्रिया है। मानव का शरीर में भोजन पकना, ये भी है। फलों का पकना, ईंधन का जलना। देखिए जल का उबलना जो है ना आपका भौतिक प्रक्रिया, भौतिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे अक्षिकारक होते हैं, तो बिल्कुल आपका सही है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे अवकारक कहते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है क्या कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा 98 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। तो किस में रहता है, तो याद रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला 99 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शाखाएं होते हैं, तो ये आपका सही है। अर्थव्यवस्था के दोनों शाखाओं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो देखिए एक दूसरे के पूरक हैं, तो केवल इसमें सही हो जाएगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा। और आज का हमारा होमवर्क सीरीज का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो किन उपनामों से, तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, अल्प विकसित नहीं और अर्ध विकसित नहीं। तो केवल हो जाएगा 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जो होमवर्क सीरीज का जो एमसीक्यू था 100 नहीं इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसको 200 से भी प्लस बोल सकते हैं। बहुत सारे इसका मैंने डिस्कशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे कराया है, और अभी मैंने आज आपको लगभग इसको होमवर्क सीरीज का एमसीक्यू करवाया। तो प्लीज़ आप वीडियो को कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का वीडियो अगर आए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से तो मैं आपको लिए लाऊं। बस फ्रेंड्स आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी ग्रुप में जो पढ़ने वाले जो बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो अभी से ही लग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस बार आपको एक हम लोग का थीम है कि अब की बार जो होगा वो डबल स्टार, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।